ठीक है, देखिए शक व अशोक, अशोक के पहले का अभिलेख कौन था? पीपरहवा का अभिलेख, जो भारत का प्रथम अभिलेख है। अशोक के बाद के अभिलेख में क्या पढ़े थे? रुद्रदामन का अभिलेख, जो संस्कृत का प्रथम अभिलेख। संस्कृत का प्रथम अभिलेख पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृत का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो गुजरात में प्राप्त हुआ है। समझ आ गया, जूनागढ़ गुजरात। तो याद रखिएगा, संस्कृत का पहला अभिलेख क्या है आपका? रुद्रदामन का अभिलेख है। भारत का प्रथम अभिलेख बोले तो पिपरवा का अभिलेख है। लेकिन पहला अभिलेख बोले तो बोगाज कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर से आपका प्राप्त हुआ है, प्रथम अभिलेख, विश्व का प्रथम अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख, भारत का प्रथम अभिलेख पिपरहवा का अभिलेख, और संस्कृत का पहला अभिलेख आपका है रुद्रदामन का अभिलेख। समझ आ रहा है जी आप लोग को? ठीक, तो उसी अभिलेख में पढ़े थे, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले थे। अशोक के अभिलेख है ब्राह्मिक, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक भाषा में। ब्राह्मी कौन से? बाएं से दायां, ब से ब्राह्मी, ब से बायां से दायां। खरोष्टी क्या है? दाएं से बायां। समझ आ रहा है? ब्राह्मी रहेगा आपका बाएं से दायां और खरोष्टी रहेगा दाएं से, ठीक है, बायां। अब ये है आपका पढ़े थे। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप, कब? 1837। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये हो गया। और आपका पढ़ेंगे आज स्रोत, ठीक है, स्रोत में पढ़े थे, ये सब चीज स्रोत में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अभिलेख पढ़ेंगे और साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। एक पुरातात्विक स्रोत में आपका अभिलेख आ जाएगा। अभिलेख में क्या क्या पढ़े थे? गुफा अभिलेख, शिला अभिलेख और स्तंभ अभिलेख, ठीक है। स्तंभ अभिलेख पढ़े थे, आज उसी को पढ़ना है और साहित्य को भी पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा लंबा चैप्टर है अशोक का, 2-3 क्लास में खत्म होगा। दूसरा क्लास है आज और 2 दिन और लगेगा, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज पढ़ते हैं अशोक का अभिलेख, पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख की जानकारी, ठीक है। आखिर अशोक के राजवंश के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में हम लोग को जानकारी कहां से प्राप्त होता है, उसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो अभिलेखों से मिले हैं। अभिलेख में हम लोग देखते हैं रुम्मनदेही अभिलेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रुम्मनदेही अभिलेख पढ़ेंगे, सांची का स्तूप पढ़ेंगे, मास्की अभिलेख पढ़ेंगे, शिलालेख। शिलालेख, अशोक के शिलालेख कितने, जिनमें उसके विचारों को दर्शाया गया शिलालेख में, तो कितना है? 14। इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको मैं एकदम रटवाऊंगा एकदम अच्छे से, ठीक है, इंपोर्टेंट है। शिलालेख को पढ़ाऊंगा मैं बाद में। अभी 1 2 3 4 रुम्मनदेही, सांची के स्तूप, सारनाथ का स्तंभ और मास्की अभिलेख को मैं पढ़ाऊंगा भी। शिलालेख कल पढ़ेंगे, उसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। आखिर बौद्ध जो अनुयायी थे अशोक, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के माध्यम से पढ़ेंगे शिलालेख को, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला रुम्मनदेही अभिलेख। क्या पढ़ते हैं? रुम्मनदेही अभिलेख, सबसे प्रथम अभिलेख। अशोक का सबसे प्रथम अभिलेख कौन सा है आपका? रुम्मनदेही अभिलेख क्या है? सबसे प्रथम अभिलेख है, ठीक है। सबसे प्रथम अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है आपको? लुम्बिनी, नेपाल। याद आ रहा है? लव कुश वाला, बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी, नेपाल। तो रुम्मनदेही अभिलेख क्यों प्राप्त, कहां से प्राप्त हुआ है? लुम्बिनी, नेपाल। ये इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ है, बुद्ध का जहां जन्म हुआ है वहीं से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है रुम्मनदेही अभिलेख। याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध के जन्म से संबंधित, अब देखिए बुद्ध का जन्म ऑलरेडी कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। तो इसीलिए बुद्ध के जन्म से, अब आपको पूछा जाए रुम्मनदेही अभिलेख में किसके जानकारी मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है, तो आप लोग जानते हो रुम्मनदेही कहाँ है? लुम्बिनी में है, नेपाल में है। और लुम्बिनी, नेपाल में ही बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए क्या है? बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है इसमें जानकारी मिलता है। और बौद्ध धर्म से भी, बौद्ध धर्म की भी बातें की जानकारी इसमें मिलती है। रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ मिला? लुम्बिनी, नेपाल में मिला, सबसे प्रथम अभिलेख। इसको याद रखिएगा। आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है रुम्मनदेही अभिलेख को। जो रुम्मनदेही अभिलेख है आपका, रुम्मनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के किन अभिलेखों को, कौन सा अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है? तो आपका क्या रहेगा? उत्तर कौन सा रहेगा? रुम्मनदेही अभिलेख। अब इसको आर्थिक अभिलेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह स्थान, देखिए हर जगह क्या, कौन सा पर्यटन के रूप में विस्तृत किया जाता है सरकारों के द्वारा, जिससे
क्या होता है, भारत का नाम क्या होता है, उसे चर्चा में आता है कि भारत में ऐसे शासक हुए थे। वैसे अगर विदेशी लोग यहाँ आते हैं देखने, तो भारत का क्या होता है, एक ख्याति बनता जाता है। तो उसी के लिए क्या रखते हैं, कुछ टैक्स रखते हैं, भारत सरकार द्वारा कुछ टैक्स रखते हैं। तो ये वाले स्थल जो आपका रुम्मन देई स्थल था, रुम्मन देई अभिलेख वाले जो जगह थे, उस वो क्या था, टैक्स फ्री था। टैक्स फ्री था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ऐसा कौन सा अभिलेख है जो आर्थिक अभिलेख कहलाता है अशोक का, तो कौन सा है आपका, रुम्मन देई अभिलेख। ठीक है, सबसे प्रथम अभिलेख रुम्मन देई अभिलेख कहां से पाया गया, लुम्बिनी नेपाल से पाया गया। लुम्बिनी नेपाल में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए बुद्ध के जन्म से संबंधित जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है इसमें, और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सांची का स्तूप। अब देखिए, ये अभिलेख है और ये स्तूप है। स्तूप होता क्या है, मैंने आपको बताया था, स्तूप होता है वस्तुओं का ढेर। सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है स्तूप के बारे में, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, कनेक्ट करते जाइएगा। सबसे पहले जानकारी स्तूप के बारे में ऋग्वेद में मिलती है। स्तूप का मतलब क्या है, वस्तुओं का ढेर है। अब बौद्ध धर्म में स्तूप कैसे बनाया जाता है, तो बौद्ध धर्म में स्तूप क्या रहता है, इस टाइप का आकार रहता है, इस टाइप का आकार रहता है। और इसके चारों ओर को किससे कर दिया जाता है, चारों ओर को लकड़ी से क्या कर दिया जाता है, रील लगा दिया जाता है, उसको एक कवर कर दिया जाता है लकड़ियों से। याद रखिएगा, स्तूप इसी प्रकार के रहते हैं। स्तूप होता क्या है, बौद्ध धर्म में 3 प्रकार का रहता है। एक स्तूप रहता है, पहला स्तूप, दूसरा चैत्य और तीसरा विहार। स्तूप क्या होता है, जो बौद्ध धर्म के क्या रहते हैं, प्रवर्तक रहते हैं। जब उन लोग की मृत्यु होती है तो उसके क्या होते हैं, अस्थियों को वहां रखा जाता है। ठीक है, उसके अंगों को वहां रख कर क्या किया जाता है, उसको स्तूप के रूप में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका चैत्य, जो स्तूप पूजा करने योग्य हो जाता है, जिसको बाद में चलकर पूजा करते हैं, उसको चैत्य अर्थात चीता से बना है। ठीक है, तो जो स्तूप को पूजा किया जाता है, जो पूजा स्थल होते हैं, उसको चैत्य कहा जाता है। और एक होता है आपका विहार। विहार क्या होता है, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक लोग जहां पर रहने के लिए एक जगह बनाते थे, उसको विहार कहा जाता है। याद रखिएगा, तीनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो चैत्य क्या होता है, ऐसा करके पूजा स्थल, मृत्यु का स्थल, विहार स्थल, जो भी अगर पूछ दिया जाए तो चैत्य क्या होता है आपका, चैत्य क्या होता है आपका पूजा वाला स्थल। स्तूप क्या होता है, जन्म मृत्यु के पश्चात जिसको जहां पर उसके अस्थियों या उसके अवशेषों को जहां पर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोला जाता है। और एक होता है आपका विहार। विहार क्या होता है, जहां बौद्ध लोग क्या करते थे, एक जगह एकत्रित होकर रहने की जो जगह होती थी, उसको कहा जाता है विहार। ठीक है, तो उसी में आता है आपका स्तूप। स्तूप अर्थात वस्तुओं का ढेर। अब ये सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उसके अंगों को, उसके अस्थियों को 8 जगह क्या किया गया था, रखा गया था। उन्हीं 8 जगह में से एक जगह क्या है आपका, सांची का स्तूप है, जो रायसेन मध्य प्रदेश में रखा गया था। समझ आ रहा है, जो सांची का स्तूप है उन्हीं 8 जगहों में से एक है, इसीलिए ये क्या बन जाता है आपका, इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, तो रहता है आपका, कहां है सांची का स्तूप, रायसेन मध्य प्रदेश में है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सांची का स्तूप कहाँ है, तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसमें लिखा गया है, बुद्ध के अस्थियों को 8 जगहों रखा गया, 8 जगहों में रखा गया, उन्हीं जिसमें से एक जगह कौन सा है आपका, जिसमें से एक कौन सा है, सांची का स्तूप। पहले क्या पढ़े, रुम्मनदेही अभिलेख। रुम्मनदेही अशोक का पहला अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, लुम्बिनी। लुम्बिनी में कौन हुए थे जन्म, बुद्ध हुए थे जन्म। तो क्या जानकारी मिलेगी, बुद्ध के धर्म की जानकारी, बुद्ध के जन्म के जानकारी मिलेगी। और इसको आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा क्या पढ़े, सांची का स्तूप। स्तूप का मतलब होता है वस्तुओं का ढेर। पहले जानकारी मिली ऋग्वेद से। सांची का स्तूप कहाँ है, रायसेन में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उसके अस्थियों को 8 जगह रखा गया था। उन्हीं 8 जगहों में से एक कौन सा है आपका, सांची का स्तूप। इसीलिए इसको क्या है, ख्याति प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं सारनाथ स्तंभ।
अब क्या देखते हैं आपका सारनाथ स्तंभ। इसको तो आप लोग रोज देखते ही होंगे पैसा वगैरह में। सारनाथ स्तंभ क्या है? सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? सारनाथ के स्तंभ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कैसा बना है? ये एकाश्म पत्थर से बना है, पत्थरों को काट कर बनाया गया है। एकाश्म पत्थर से बनाया गया है, जिसका रंग क्या है? लाल बलुआ पत्थर। पत्थर का नाम क्या है? लाल बलुआ पत्थर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लाल बलुआ पत्थर से बना है ये। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से। सारनाथ स्तंभ कौन से पत्थर से बना है? तो लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है, हमेशा हमको 3 शेर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें कितने शेर रहते हैं? 4 शेर रहते हैं। कितने शेर रहते हैं? 4 शेर रहता है, एक छिपा रहता है। 4 शेर रहता है, इसको याद रखिएगा। कई लोग 3 शेर मार देते हैं, क्योंकि और जो चारों शेर हैं वो चारों दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के ऊपर क्या करता है? शेर का मतलब सम्राट अशोक के शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है ये। ठीक है, शेर अर्थात सम्राट अशोक के शक्ति का प्रदर्शन कौन कर रहा है? चारों दिशाओं में क्या? चारों दिशाओं में मुख करके जो शेर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? अशोक के शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। कौन से दिशा में? चारों दिशा में। ठीक है, अन्य 4 जानवर बीच में दिखाई देते हैं। उसके नीचे में 4 जानवर भी दिखाई देते हैं। कौन कौन सा 4 जानवर है आपका? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। इनमें से यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, एमपी लिख लीजिए कि क्या बोलता है, सारनाथ स्तंभ में कौन से जानवर आपका नहीं दिखाया गया है या नहीं उत्कीर्ण किया गया है? तो कौन कौन सा है आपका? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। तो ये अगर इन चारों में से कोई अलग जानवर का नाम देता है तो उसको टिक करना है आपको। ठीक है, तो हाथी, घोड़ा और बैल और सिंह का क्या है? उसमें उत्कीर्ण किया गया है। चारों के मध्य में अशोक चक्र। आपका अशोक चक्र जो तिरंगा के बीच में जो चक्र रहता है, जो 24 तिल्ली रहती है उसमें, याद रखिएगा 24 तिल्ली। 24 तिल्ली रहती है, उसी को क्या कहा जाता है आपका? अशोक चक्र कहा जाता है। याद रखिएगा, अशोक चक्र में कितनी तिल्ली? 24 तिल्ली। याद रखिएगा। तो अशोक चक्र, चारों के मध्य में अशोक चक्र है, जिसकी कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो क्या बोलते हैं, जो तिरंगा है आपका, तो तिरंगा के मध्य वाले भाग में जो चक्र रहता है वो कहां से लिया गया है? आपका सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और इसी में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। आप लोग को याद है जब मैंने वैदिक काल में क्या पढ़ाया था? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पढ़ते हैं आपका मास्की अभिलेख। क्या है आपका? मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मास्की अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? मास्की अभिलेख आपका प्राप्त हुआ है कर्नाटक में। कहाँ है मास्की अभिलेख? मास्की की मतलब का मतलब कर्नाटक। मास्की कर्नाटक में स्थित है। इसमें अशोक के व्यक्तिगत नामों की जानकारी मिलती है। आपको पूछा जाए अशोक के व्यक्तिगत नामों की जानकारी किसमें मिलती है, तो किसमें मिलती है? आपका मास्की अभिलेख। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए अशोक के शिलालेख। शिलालेख कितने हैं? अशोक के 14 शिलालेख हैं, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को दर्शाया है। आप लोग को बता देता हूं, जो ये अभिलेख, जो शिलालेख है, ये सब का इतिहास, ठीक है, ये सब की शुरुआत अशोक के काल में ही हुई है। ठीक है, जो ये सब ये अभिलेख शिलालेख वगैरह जो भी है, ठीक है, ये सब की शुरुआत किसके काल में हुई है? अशोक ने ही इसको शुरू किया है। ठीक है, इसको क्या मिलते हैं? अशोक कहां से? अशोक ने डेरियस प्रथम, जो दारा प्रथम कहा जाता है, उसी से उसको क्या मिला था? ठीक है, डेरियस प्रथम का जो उसको क्या बोला जाए? डेरियस प्रथम से उसको क्या मिला था बोला जाए? एक विचार मिला था कि क्या किया जाएगा कि अभिलेख खुदवाया जाएगा, उत्कीर्ण करवाया जाएगा गुफा में, शिलालेखों में, स्तंभों में कहकर। तो ठीक है, तो अशोक ने ही क्या किया है आपका? इन अभिलेखों की, इन शिलालेखों की शुरुआत की है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके काल से शुरुआत होती है इस सब चीज की?
अपने विचारों को बताने के लिए, जनताओं को बताने के लिए, धर्म को बताने के लिए किसने स्टार्ट किया? अशोक ने ये सब अभिलेखों की शुरुआत की। अब शिलालेख कितना है? 14 है, जिसको कल पढ़ेंगे। स्तंभ लेख कितना है इसका? 7 है, याद रखिएगा 7। ठीक है, स्तंभ लेख कितना है? 7। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ये तो हो गए उसके अभिलेखों जो पुरातात्विक स्रोत में आ जाते हैं। अब आते हैं अब इसका साहित्यिक स्रोत। आखिर हम लोग साहित्यिक मान, कोई भी चीज को दो तरीकों से जाना जाता है। एक पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जाना जाता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत के माध्यम से जाना जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? पुरातात्विक स्रोत को पढ़ लिए। एक बचा है शिलालेख 14। शिलालेख को कल पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको स्पेशल। ठीक है, अब आज देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है? आपका अर्थशास्त्र। आपका जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का, ठीक है, चाणक्य ने एक किताब लिखा है जिसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, किसका जानकारी मिलता है, किसकी जानकारी मिलती है? पहले धन की। ठीक है, ये वाला ऑप्शन में बहुत लोग मारते हैं धन की। ठीक है, क्योंकि अर्थ मतलब होता है धन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो आपका मौर्य के प्रशासन का वर्णन करता है, राजनीति का वर्णन करता है। ठीक है, चाणक्य का जो भी अर्थशास्त्र बुक लिखा गया है वो मौर्य के प्रशासन का वर्णन करता है और राजनीति का वर्णन करता है। इसी में सप्तभंगी सिद्धांत भी दिए गए हैं। ठीक है, सप्तभंगी सिद्धांत किसमें दिए गए हैं? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। अब चाणक्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछा जाए अर्थशास्त्र के लेखक है, अगर विष्णुगुप्त दे दिया वो भी चाणक्य है, कौटिल्य दे दिया वो भी चाणक्य है, और चाणक्य चाणक्य तो चाणक्य ही है। ज्यादा विख्यात नाम क्या है उसका? चाणक्य। लेकिन अगर आपको कौटिल्य या विष्णुगुप्त दे दिया जाए तो उससे आपको क्या नहीं होना है? ठीक है, ज्यादा वो नहीं करना है। आप लोग जान लीजिए कि कौटिल्य ही क्या है? चाणक्य है। विष्णुगुप्त ही क्या है? आपका चाणक्य है। इसके पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है भाई। अर्थशास्त्र आपका है मौर्य के प्रशासन का वर्णन। मौर्य के प्रशासन का वर्णन किसमें है? अर्थशास्त्र में है। राजनीति का वर्णन किसमें है? आपका अर्थशास्त्र में है। और देखते हैं, एक होता है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। जिसके लेखक कौन है? आपका विशाख दत्त। जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसमें बताया गया है चाणक्य के कूटनीति का वर्णन, चंद्रगुप्त द्वारा घनानंद को हराए जाने का पूरा क्या है? चरित्र वर्णन किया गया है उसमें, कि किस प्रकार से किसको हराया था? घनानंद को हराया था। तो देखिए, अब मैंने आपको एक कहानी बताया था 2 दिन पहले कि एक घनानंद का एक अमात्य रहता है जिसका नाम था राक्षस। जिसका नाम क्या था? राक्षस। तो उसी के नाम से क्या बना है आपका? मुद्रा राक्षस। मतलब क्या करता है? चाणक्य ने उसको खरीद लेता है। ठीक है, क्या करता है? जब चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों क्या करते हैं? बार बार अटैक करते हैं। कहां पर? पाटलिपुत्र में अटैक करते हैं, घनानंद के साम्राज्य में अटैक करते हैं। तो बार बार उसको विफलता का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बार बार हारना पड़ता है। मैं कहानी बता चुका हूं। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं उन लोग, एक वेशभूषा चेंज करके जैसे ही जाते हैं साम्राज्य के अंदर, तो वहां देखते हैं कि एक बच्चा क्या खा रहा था? दूध भात खा रहा था, खीर खा रहा था। तो वही क्या होता है, जब वो बीच में हाथ डालता है तो उसकी अम्मी बोलती है, उसकी मम्मी बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू भी उन मूर्खों जैसा काम कर रहा है। तो कौन मूर्ख है? चाणक्य और चंद्रगुप्त। तो डायरेक्ट कहां पर हमला कर रहा है? बीच में हमला कर रहा है। पहले अगर खाना है तुमको खीर तो साइड साइड से खाओ, उससे हाथ नहीं जलेगा। वहां से उसको प्रेरणा मिल जाती, चाणक्य को दिमाग की बत्ती जली। और उसके बाद उसने क्या किया? जो राक्षस नामक अमात्य था उसको पैसे से खरीद लेता है। इसी की जानकारी विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखी है, जिसमें चाणक्य ने कैसे कूटनीति, साम दाम दंड भेद करके लोभ देकर राक्षस को अपने पास कर लिया। और इसी की सहायता से क्या करता है? घनानंद के
घनानंद को क्या कर देता है, उसके पद से हटा देता है। ठीक है, तो ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाख दत्त ने। किसकी जानकारी मिलती, चाणक्य की कूटनीति, कैसे उसने कूटनीति करके हराया था उसकी, और चंद्रगुप्त द्वारा घनानंद को कैसे हराया, आखिर हराया कैसे, उसकी जानकारी यहां से मिलती है। एक आपका बुक मिलता है मालविका अग्निमित्र। कौन सा, मालविका अग्निमित्र। इसको किसने लिखा है, कालिदास। कालिदास ने, अब कालिदास गुप्त काल कवि है ना, याद रखिएगा, कालिदास इसके समकालीन कवि नहीं है, कालिदास गुप्त समकालीन कवि है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, लिख लीजिए। देखिए, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है, कालिदास। कालिदास कौन से काल के कवि हैं, गुप्त काल के कवि हैं। ठीक है, इसने लिखा है मौर्य के पतन की जानकारी। अब इसके बारे में बता देता हूं कि मौर्यों का सबसे अंतिम राजा कौन हुआ, आपका वृद्धर्थ हुआ। वृद्धर्थ के आते आते वैष्णव धर्म में, ब्राह्मण धर्म में एक रोष की भावना पैदा हो गई थी, रोष की भावना पैदा हो गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म उत्थान के तरफ था और वैष्णव धर्म, ब्राह्मण धर्म पतन के तरफ था। अब इससे क्या हुआ, रोष उत्पन्न हुआ। पुष्यमित्र शुंग जो वृद्धर्थ का क्या था, मंत्री था, उसके सेनापति था, उसने क्या किया, सर कलम कर दिया वृद्धर्थ की, और एक ब्राह्मण साम्राज्य का क्या करता है, स्थापना करता है। उसी के बारे में जानकारी किसमें है, मालविका अग्निमित्र के बारे में। मालविका अग्निमित्र में जानकारी है, किसके बारे में, मौर्य के पतन के बारे में जानकारी किसमें है, मालविका अग्निमित्र। जब इसको पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, तब ये अग्निमित्र कौन था उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मालविका अग्निमित्र में क्या हुआ, जो वृद्धर्थ को हराकर एक मौर्य शुंग वंश की जो स्थापना किए थे, कौन किए थे, पुष्यमित्र शुंग, उसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है, मालविका अग्निमित्र में। चौथा देखते हैं राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी क्या है, कश्मीर का इतिहास। किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, कल्हड़ के द्वारा क्या लिखा गया है, राजतरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या बताया गया है, आपका कश्मीर, कश्मीर का इतिहास बताया गया है। देखिए, जो इसमें कश्मीर का इतिहास, इससे हम लोग को यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक का जो साम्राज्य था कहीं ना कहीं कश्मीर तक फैला हुआ था। समझ आया, पूरा लास्ट तक क्या हुआ था, कश्मीर तक फैला हुआ, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, सभी जगह क्या, मौर्य साम्राज्य अखंड भारत का निर्माण कर लिया था उस समय। ठीक है, तो क्या होता है, राजतरंगी से क्या, राजतरंगी से कश्मीर का इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। और इसी में बताया गया है कि जो अशोक था, अशोक था बौद्ध धर्म से पहले शैव धर्म का अनुयायी था। भगवान शिव के क्या थे, उपासक थे, कौन, अशोक। यदि आपको पूछा जाए कि राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक कौन से धर्म का पालन करता था, याद रखिएगा, शैव धर्म का पालन करता था, शैव धर्म का पालन। और ठीक है, जैसे उसका कलिंग युद्ध होता है 13वां शिलालेख में, उसने अपने हृदय परिवर्तन की बात कही है, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपनाया है। लेकिन राजतरंगड़ी के अनुसार, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, उसी के अनुसार शैव धर्म के अनुयायी थे। अब ये शैव धर्म के अनुयायी थे। एक आपको नाम मिलता है अशोक का, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। जो अशोक का नाम है देव प्रियदर्शी। ठीक है, देव प्रियदर्शी। ठीक है, देव प्रियदर्शी भी बोलते हैं या देव प्रियदर्शी भी बोलते हैं। ठीक है, देव प्रियदर्शी। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि देव का मतलब क्या है, देव का मतलब देवता है, देव का मतलब भगवान या देवता है। भगवान और देवता की कल्पना कौन से धर्म में है, आपका वैदिक धर्मों में है। कौन से धर्म में है जी, वैदिक धर्मों में है। तो देव नाम प्रियदर्शी कैसे हो सकता है जब ये बौद्ध धर्म का पालन था। बौद्ध तो भगवान को नहीं मानते जी,
अनिश्वरवादी है, नास्तिकवादी है। बौद्ध और जैन दोनों नास्तिकवादी है। तो यहीं से हम लोग को जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से कि क्या था उसका जो नाम है देव प्रियदर्शी। ठीक है, देव प्रियदर्शी है, वो क्या था, देवों के प्रिय, देवों के प्रिय हुआ करते थे। कौन? अशोक। ठीक है, तो यहां से हम लोग को जानकारी मिलती है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। मतलब बौद्ध धर्म से पहले कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म, शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, अब देखते हैं वर्तिका। वर्तिका कात्यायन, इसको ज्यादा जानकारी नहीं लेना है। वर्तिका का कौन सा है लेखक? आपका कात्यायन। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका देशी स्रोत है आपका, मतलब जो हमारे देश के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है, उसको बोलते हैं देशी साहित्य। ठीक, अब देखते हैं विदेशी साहित्य, अर्थात विदेशों से जो लोग आए उन लोग मौर्य के बारे में कैसे बताते हैं। ठीक है, तो मौर्य के बारे में सबसे पहला है यूनान के लेखक। यूनान, यूनान से एक बुक था इंडिका। यूनान का एक बुक था इंडिका। यूनान का एक बुक था इंडिका, जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका। इसके बारे में कल पढ़ेंगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये किसके समय में था? किसके समकालीन था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त के समय समकालीन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया था कि मेगास्थनीज कहां से था? यूनान से था। ठीक है, और कई क्वेश्चन में मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कल करेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे, तो मेगास्थनीज को भी पढ़ेंगे। आखिर ये कहां से आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था। ठीक है, कि यूनान से कौन है? मेगास्थनीज, जिसका बुक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक, दूसरा चीन के बुक के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है। एक है आपका सी युकी। सी युकी। अब देखो, छत्तीसगढ़ का नाम कियासलो कौन से बुक में है? याद रखिएगा, सीयूकी। सीयूकी में कौन सा है? कियासलो। और यही बुक में जो किसने लिखा है? वेनसोंग। वेनसोंग जो किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। क्या करते थे? जो बाहर के चीनी यात्री थे, जो चीनी लेखक थे, उन लोग जानकारी लेने आते थे कि भारत क्या पूरे विश्व में क्या क्या आखिर चल रहा है, और जो जो उन लोग देखते थे, जो जो अपने विचार में रखते थे, उन्हीं को क्या करते थे? उन लोग लिखित रूप में क्या करते थे? अपने बुकों में क्या करते थे? छाप देते थे। इससे हम लोग को अगर ये सब चीज नहीं रहता तो आज हम लोग को जानकारी नहीं मिलता। बुक बहुत बड़ा माध्यम होता है, किताबें बहुत बड़ा माध्यम होती है कि इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, तो जो सीयूकी किसने लिखा था? वेनसोंग। कहां से था? चीन का। किसके समकालीन था? हर्षवर्धन। ये समकालीन पूछा जाता है। वेनसोंग किसके समकालीन? हर्षवर्धन। एक होता है फीकोकी। फीकोकी, फी से मतलब फायान, किसने लिखा है? फायान ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। किसके समय आया था? जो फायान है किसके समय आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कौन आया था? आपका फायान आया था। ठीक, उज्जैन के राजा आप लोग जानते हो ना, विक्रमादित्य, उसी के समकालीन कौन आया था? फायान आया था। जिसमें कौन से बुक है? फी को की। एक यात्रा वृत्तांत है आपका इत्सिंग का। एक यात्रा वृत्तांत है आपका इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग। इत्सिंग कौन से काल में आए थे? किसके काल में आए थे? कनिष्क के काल में आए थे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? रोमन अभिलेख पढ़े, सांची का स्तूप पढ़े, सारनाथ स्तंभ पढ़े, आपका मास्की अभिलेख पढ़े। ठीक है, अब साहित्य में अर्थशास्त्र पढ़े, और क्या पढ़े? आपका अर्थशास्त्र के बाद मुद्रा राक्षस, मालविका अग्निमित्र, राजतरंगिणी और वर्तिका। अब देखिए साहित्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब धन होता है, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा ये राजनीति से रिलेटेड था, प्रशासन से रिलेटेड। अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा। अर्थ का मतलब क्या होता है? आपका मुद्रा। अर्थशास्त्र हो गया, अर्थ का मतलब मुद्रा। मुद्रा से क्या करते हैं? मुद्रा से हम लोग क्या खरीदते हैं? माल खरीदते हैं। मुद्रा से क्या खरीदेंगे जी? माल खरीदेंगे, और माल ज्यादा आ जाता है तो राजा जैसे जीवन जीते हैं।
राजा मतलब राजतरंगिणी, राजा मतलब राजतरंगिणी, याद रखिएगा। अर्थ से, अर्थ किसको बोलते हैं, अर्थ किसको बोलते हैं, मुद्रा को बोलते हैं। अर्थ किसको बोलेंगे, मुद्रा को बोलेंगे। मुद्रा से हम लोग क्या खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, और माल जब आ जाता है हम लोग के पास तो हम लोग राजा जैसे जिंदगी यापन करते हैं। तो अर्थ से मुद्रा, मुद्रा से माल, और माल से राज। समझ आ रहा है। अर्थशास्त्र याद करने का अगर आपको पूछा जाए, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इनमें से नहीं मिलती। तो पहला क्या है, अर्थ से क्या, मुद्रा, मुद्रा से क्या, माल, और जब माल आ जाएगा तो आपका क्या रहेगा, राजा बन जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका, और एक वर्तिका को याद रख लेना। अब ठीक है, रोमन देय अभिलेख को याद रखना। सबसे प्रथम अभिलेख, भारत का सबसे प्रथम अभिलेख कौन सा है, भारत का सबसे प्रथम अभिलेख पिपरहवा का अभिलेख उत्तर प्रदेश, विश्व का प्रथम अभिलेख बोगाज कोई अभिलेख, और अशोक का प्रथम अभिलेख रोमनदेही अभिलेख। ठीक है, और संस्कृत का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का अभिलेख, जो गुजरात जूनागढ़ वाला। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख जिसको लिखवा चुका हूं मैं। ठीक है, रोमनदेही अभिलेख कहाँ, लुम्बिनी नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में कौन, बुद्ध का जन्म स्थली। तो बुद्ध के जन्म स्थली के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की बातें हैं इसमें, और इसको आर्थिक क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्थिक अभिलेख किसको कहा जाता है, तो रोमनदेही अभिलेख को कहा जाता है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो बुद्ध के क्या होने के पश्चात, मृत्यु के होने के पश्चात उसके अस्थियों को 8 जगह रखा, तो उन्हीं में से एक क्या है, सांची का स्तूप। ठीक है, कहां से, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसमें तो जान ले कि एक है आपका सारनाथ, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो तिरंगा के बीच में लगा है 24 तिल्लियों वाला, जिसको अशोक चक्र भी बोला जाता है। याद रखिएगा, 24 तिल्ली। इसमें कितने शेर है, 4 शेर है। ठीक है, कितने, कौन से पत्थर से बनाया गया है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, इनमें नीचे में और 4 जानवर है, हाथी घोड़ा बैल सिंह। इसी को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी घोड़ा बैल और सिंह, चारों के मध्य में एक अशोक चक्र है जिसमें कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां। मास्की अभिलेख में क्या है, कर्नाटक में स्थित है। मास्की अभिलेख कर्नाटक में स्थित है, और इसमें क्या है, अशोक के व्यक्तिगत नामों की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है जी, तो ये है आपका अशोक के नामों की जानकारी मिलती है। अब देखिए अर्थशास्त्र क्या है, एक बात याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, धन का विज्ञान नहीं है। जो हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे वो धन का विज्ञान रहेगा, लेकिन जो कौटिल्य ने, जो चाणक्य ने, जो विष्णुगुप्त ने लिखा है वो कौन सा है आपका, राजनीति के बारे में बताया गया है, राजनीति के और प्रशासन के बारे में बताया गया है, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गलत टिक करके आते हैं, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मार के आते हैं, जो गलत हो जाता है। अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछा तो कौन सा है आपका, राजनीति के बारे में बताएगा और प्रशासन के बारे में। तो अर्थशास्त्र, अर्थ से क्या होगा आपका, मुद्रा। अर्थ किसको बोलते हैं, मुद्रा। मुद्रा राक्षस के बारे में बताया कि जो राक्षस था, जो घनानन का क्या था, अमात्य था, उसका नाम राक्षस था, मंत्री था, उसका नाम राक्षस था। और इसी को क्या करते हैं, मुद्रा से खरीदा कौन था, चाणक्य ने अपने साम दाम दंड भेद से इसको मुद्रा से खरीदा था, इसीलिए मुद्रा राक्षस की किताब का नाम है। ठीक है, जो किसने लिखा है, विशाख दत्त, नाम याद रखेगा, विशाख दत्त। कहानी बता चुका हूं मैं कि पैसे से खरीद दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शातिर था। समझ आ गया, जितना दिमाग इन लोग लगा रहे थे चाणक्य, उससे भी ये ज्यादा दिमाग लगा के इनको बार बार हरा रहा था, चाणक्य और चंद्रगुप्त को। तो साम, हमेशा कोई भी इंसान को 4 तरीकों से क्या कर सकते हो, साम, दाम और दंड भेद। याद रखिए, चारों तरीके से कोई ना कोई में तो फंसेगा इंसान। ठीक है, क्योंकि मृदंगो मुक्लिपेन मधुर ध्वनि करोति, बोलते हैं ना कि मृदंग के अगर ऊपर में भी अगर पाउडर लगाओगे तो भी अच्छे से मधुर ध्वनि करते हो, उसके लेप लगाओगे तो मधुर ध्वनि करता है। याद रखिए, इंसान को साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम से क्या बलाया या फुसलाया जा सकता है, अधिकतर इंसानों को। तो उसी में से कौन सा, एक राक्षस नाम का आपका क्या था, मंत्री था, उसको मुद्रा से कौन खरीद दिया था, चाणक्य। और इसी को खरीदने के पश्चात ही क्या करता है, वो घनानन को हरा सकता था, और या हराया उसके बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, चाणक्य के कूटनीति का वर्णन, कैसे साम दाम दंड भेद करके राक्षस को फंसाया, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वारा घनानन को हराने का पूरा क्या है इसमें बताया गया है। ठीक है,
उसके बाद आता है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र क्या है? कालिदास द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्य के पतन की जानकारी मिलती है। जो अग्निमित्र था वो सुंग वंश का था। ठीक है, जो अग्निमित्र था सुंग वंश का था। इसको सुंग वंश पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। तो क्या करता है, जो अंतिम शासक थे बृहदर्थ, जो अंतिम शासक थे बृहदर्थ, उसको क्या करता है, जो पुष्यमित्र शुंग है, जो उसका सेनापति रहता है, वो बौद्ध धर्म का ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार हो गया था, तो उसको रोष हो गया था कि ब्राह्मण धर्म नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद इसको मारकर, किसको, वृद्धर्थ को मारकर एक अखंड क्या करता है, ब्राह्मण धर्म का क्या करता है वो, ठीक है, साम्राज्य का वो करता है। ठीक है, तो ये है आपका पुष्यमित्र शुंग की, किसको, वृद्धर्थ को मारा है, उसी का क्या है, मालविका अग्निमित्र में क्या है उसकी जानकारी मिलती है, जिसको लिखा किसने है, कालिदास। भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास। ठीक है, और मौर्य के पतन के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है जो पुष्यमित्र शुंग था वो दो दो अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बार बार पूछा जाता है कि राजा क्या करते थे, एक घोड़ा छोड़ देते थे, एक घोड़ा छोड़ देते थे, और घोड़ा क्या है, बहुत मतलब दूर दूर तक जो साम्राज्य था उसके बाहर बाहर जाकर उसको घुमाया जाता था, और जो राजा उसको रोक कर उससे क्या किया जाता, रोकता था, उससे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। जो अपने आप को, जो राजा जो छोड़ा रहता था, अश्व घोड़ा छोड़ा रहता, उससे अपने आप को अगर ज्यादा शक्तिशाली मानता था जो राजा, तो घोड़ा को रोकता था, उसके बाद युद्ध होता था। तो दो दो अश्वमेध यज्ञ कराया था, मतलब कोई नहीं रोका है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो पुष्यमित्र शुंग होगा बहुत ज्यादा क्या था, वो शक्तिशाली राजा था। ठीक है, वो किसका पतन किया था, मौर्यों का पतन का कारण क्या था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो राज तरंगणी में एक है आपका राज तरंगणी कल्हड़, किसने लिखा है, कल्हड़। इसमें क्या दिया है आपका, कश्मीर का इतिहास, और इसी में अशोक को शैव धर्म के अनुयायी है कहकर बताया जाता है। मैंने बताया कि देव नाम प्रियदर्शी ऐसे करके, कि देव किस में होता है, सिर्फ वैदिक धर्म में होता है, और इसमें वो उसका उल्लेख किया गया है कि पहले शैव धर्म का अनुयायी था, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, वर्तिका कात्यायन ने लिखा है। विदेशी साहित्य में क्या है आपके, यूनान का मेगास्थनीज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए। यूनान का मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यूनान से था, कौन था मेगास्थनीज, इसके बुक का नाम क्या है, इंडिका, बुक का नाम इंडिका, किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब चीनी के बारे में देखते हैं, चीन लोग के बारे में देखते हैं, चीन से जो आए थे, सी यू की, बुक का नाम है सी यू की, किसके समकालीन, वेन सॉन्ग के समकालीन, सॉरी सी यू की है वो हर्षवर्धन के समकालीन आया था आपका वेन सॉन्ग। जो वेन सॉन्ग है, हा से वेन सॉन्ग और हा से हर्षवर्धन, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है सी यू की और की को की में। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाता है आपका, कंफ्यूजन हो जाता है। जो वेन सॉन्ग था, ह से वेन सॉन्ग है, और ह से क्या है आपका, हर्षवर्धन। ठीक है, दोनों में कंपेयर कीजिएगा, ह से वेन सॉन्ग, ह से हर्षवर्धन। और जो फी को की किसने लिखा है, फाइयान ने लिखा है, किसके समकालीन था, किसके दरबार में आया था, विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य में और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। ये मौर्य वंश से और ये गुप्त वंश से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अब है क्या है, यात्रा वृत्तांत इत्सिंग का, यात्रा वृत्तांत लिखा है एक इत्सिंग ने, जो किसके समकालीन था, कनिष्क के समकालीन था। याद रखिएगा, इतना को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे अपन। ठीक है, तो इतना देख लीजिए, जिसको लिखना है या स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब कल से एकदम कहानी के रूप में, एकदम मजेदार क्लास के रूप में चालू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2-3 दिन का क्लास है, क्योंकि ये टफ जो मौर्य काल है वो बहुत बड़ा विस्तृत अध्ययन है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखेंगे। कल आप लोगों से मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, एक विशेष कहानी लेकर, एक रुचिकार कहानी लेकर। ठीक, ठीक है, चलिए, तो ठीक है, कल मिलते हैं।